हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गार्गी क्लासेज। और आज मैं आपके लिए जो भारतीय संविधान निर्माण है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो लेकर आई हूँ। और लगभग 20 मिनट के वीडियो के अंदर जो संपूर्ण संविधान निर्माण से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो मैं सारे करवा दूंगी। और यहाँ से जो भी हर जहाँ भी ये संविधान निर्माण वाला जो सिलेबस में होता है तो एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं और इसमें से मैंने एक भी फैक्ट है वो छोड़ा नहीं है। और यहाँ से लगभग सारे जो प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी और इसी प्रक्रिया में जब शुरुआत हुई तो इसका जो सर्वप्रथम जो दर्शन है वो हमें जो बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक था उस विधेयक से होते हैं। इन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले ये मांग रखी थी कि भारत के लिए एक भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ वो एक संविधान होना चाहिए। इसके बाद में जो सर्वप्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस समय, तो उन्होंने 1945 के अंदर एक फैजपुर सम्मेलन हुआ था। तो उसी सम्मेलन के अंदर जो संविधान निर्माण सभा के गठन की जो मांग है वो रखी थी। और इसके बाद में जब 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में है वहाँ एक सम्मेलन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने तब ये रखा था कि जो संविधान सभा है वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। तो जो इसमें हमारे सामने जो तीन फैक्ट है वो निकल कर आते हैं कि सबसे पहले जो संविधान सभा है उसके दर्शन कहाँ होते हैं। तो 1895 के अंदर तिलक के स्वराज विधेयक में। और पूछ ले जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण की जो गठन की बात है वो कब की, तो फैजपुर सम्मेलन 1935 के अंदर। और जो वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण होगा ये जो बात है वो कब हुई, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी तरह से ये मांग है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा या जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो भी नेता थे उनके द्वारा रखी जा रही थी। लेकिन जो सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को कब स्वीकार किया, तो वो अगस्त प्रस्ताव 1940 में इस मांग को सबसे पहले है वो ब्रिटिश सरकार है वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ भारतीयों के लिए एक जो संविधान सभा है वो गठित होगी और ये भारतीयों को अधिकार है कि वो बना सकते हैं। और इसे लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं और अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन एक के द्वारा भारतीय संविधान निर्माण की जो मांग थी उसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से दी गई कि भारतीय हैं वो अपने संविधान का निर्माण है वो स्वयं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगली जो महत्वपूर्ण मिशन था वो था कैबिनेट मिशन 1940। और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही जो संविधान निर्माण हुआ या जो संविधान निर्माण सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही हुआ। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के को जो महात्मा गांधी थे उसने कहा था कि जो कैबिनेट मिशन योजना है उस उन जो परिस्थितियां थी ब्रिटिश सरकार द्वारा जितनी भी जो योजनाएं प्रस्तुत की गई थी उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो महात्मा गांधी ने इसको बताया था। और इसी अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना की, तो ये एक 3 सदस्यीय आयोग था। तो इसी मिशन के अंदर जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे वो इसके अध्यक्ष थे और इसके 2 सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन उसमें कौन सदस्य था या कौन नहीं था। तो ये 3 नाम है वो हमें याद रखने हैं। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा थी वो किस तरह से गठित होगी ये भी उसमें जो सीटों का आवंटन था वो किया गया। तो इन्होंने कहा बताया था कैबिनेट मिशन योजना से ही कि जो ब्रिटिश प्रांत है जहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था, गवर्नर जनरल का जो सीधा शासन था, वहाँ से 292 सीटें और कुछ देसी रियासतें भी थी। और देसी रियासतों के लिए इन्होंने 93 सीटें वो आवंटित की थी। और कुछ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं वहाँ के लिए 4 सीटें। तो जो केंद्र शासित प्रदेश थे एक एक क्षेत्र के लिए 1 सीट निर्धारित थी। इसमें जो 4 क्षेत्र थे तो उसको हम ABCD के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो अजमेर मेरवाड़ा था जो वर्तमान राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा बलूचिस्तान
जो पाकिस्तान में चला गया है, और कुरुग ये कर्नाटक का क्षेत्र था, और एक जो दिल्ली वर्तमान में भी जो केंद्र शासित प्रदेश है। इस करके इस तरह से ये कुल मिला के जो 389 सीटें हैं ये हो जाती है तीनों जगह से। और इसके अलावा जो जनसंख्या है उसके आधार आधार पर जो लगभग 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक मेंबर चुनने का जो निर्णय है वो किया गया कि जहां 10 लाख जनसंख्या होगी वहां से एक प्रतिनिधि संविधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व करेगा। और इसी आधार पर उस समय जो सांप्रदायिकता वो भी फैल रही थी, तो हिंदू मुस्लिम और ये भी देश के लिए चुनौती बनी हुई थी। तो हिंदू मुस्लिम और सिख इनको भी जनसंख्या के अनुपात में इनके प्रतिनिधि चुने गए थे। तो एक बार ये भी क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था भी इनके अंदर कौन सा समुदाय है वो शामिल था या नहीं। तो हमें याद रखना है हिंदू मुस्लिम सिख, और इसके अलावा ऑप्शन में कई बार चौथा डाल दिया जाता है पारसी ईसाई, या तो वो नहीं होगा। ये एक बार सेकंड ग्रेड में भी आया था। इसी कैबिनेट में मिशन के आधार पर जो संविधान सभा थी उसके जो चुनाव हुए, तो ये हमें पता होना चाहिए भी संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे वो कब हुए। तो जुलाई अगस्त 1946 के अंदर चुनाव हुए, और 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से जो कांग्रेस थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ा, उसमें जो ये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली पार्टी या संगठन था, तो इसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं 208 सीटें जीत के आई थी। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग ने 73 सीटें हैं वो जीती थी। इसके अलावा कुछ जो छोटे छोटे और समूह या पार्टी जो समुदाय थे उन्होंने भी, जो निर्दलीयों ने, इन्होंने लगभग जो 15 सीटें थी ये इनके हिस्से में गई थी, और 93 सीटें थी वो देसी रियासतों को के लिए आवंटित की गई थी। तो देसी रियासतों, तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी वो निर्वाचित थी, मनोनीत थी या क्या थी। तो जो ब्रिटिश प्रांत था वहाँ से जितनी भी सीटें जो जीत के आई थी वो एकल संक्रमण मत प्रतिनिधित्व की जो अनुपातिक प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, उसके माध्यम से जीते थे। और जो वहाँ के प्रांत थे वहाँ के जो विधानमंडल के जो सदस्य थे या विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष उनका निर्वाचन हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं थी। और जो देसी रियासतों से जो मेंबर जीत के आए थे तो यहाँ से मनोनयन हुआ था, इनको मनोनीत किया गया था, निर्वाचित नहीं थे ये। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद में ये जो संख्या है वो 324 रह गई है, क्योंकि जब भारत विभाजन होता है तो भारत का एक क्षेत्र है वो पाकिस्तान की ओर चला जाता है। और तो कुछ मेंबर थे जो पाकिस्तान के समर्थन में थे मुस्लिम लीग के, वो संविधान सभा से जो संविधान सभा के मेंबर है उसमें नहीं रहते हैं या संविधान निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो उसके बाद में जो हमारे सामने एक संख्या बच के आती है, तो पहले जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से 292 थी, और फिर वो घटकर 232 रह जाती है। और देसी रियासतों की जो पहले सीटें थी वो 93 थी, और बाद में वो 89 रह जाती है। और इसी तरह जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उनमें से जो बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान में चला गया। तो 4 प्रांतों में से जो संविधान सभा में वो 3 ही प्रांतों के जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया। और ये भी अभी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था कि कौन से प्रांत से कितनी जो मेंबर थे वो चुन के आए। तो हमें याद रखना है सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे वो संयुक्त प्रांत से चुने गए थे, और संयुक्त प्रांत से लगभग 55 सदस्य थे जो संविधान सभा के लिए प्रतिनिधित्व किया था। और इसी तरह से मद्रास से 49 थे, और बिहार से 36 सदस्य थे। तो हमें जो ज़्यादा है वो याद रखना है। और इसके अलावा जो देसी रियासतें थी वहाँ से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है वो किस रियासत ने किया, तो हैदराबाद ने। और हैदराबाद के लगभग 16 सदस्य थे जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा के अंदर। और इसी क्रम में एक और प्लान या एक और योजना आती है, उसे हम डिक्की बर्ड प्लान या बाल्कन योजना के नाम से जानते हैं। और ये भारत जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय आई थी। तो इसके अंदर एक यह मतलब
ब्रिटिश जो सरकार थी उनका ये प्लान था कि जो देश है उसको छोटे-छोटे प्रांतों में बाँट देना चाहिए और जो जितनी भी रियासतें हैं वो चाहे मर्ज़ी जिसके साथ रहे या वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, सभी को संप्रभुता देने का इन्होंने ये प्लान था और इसी प्लान को लेकर कहा जाता है कि जो अंग्रेज़ थे उनकी ये मंशा थी कि भारत को लगभग 565 टुकड़ों में बाँटना चाहते थे या करना चाहते तो वो इसी ही डिकी बड़ा प्लान या बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है और यह माउंटबेटन योजना के साथ ही थी, मतलब इसी का एक भाग माना जाता है जो डिकी बर्ड प्लान है। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेटों में विभाजित किया और जो सर रेडक्लिफ ब्राउन थे उनकी अध्यक्षता में जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका जो निर्धारण है वो किया गया और वो सीमा का निर्धारण कई बार पूछा गया किस आधार पे किया, तो उसको धार्मिक आधार पे किया गया। तो ये मुस्लिम आबादी है और इधर हिंदू आबादी है, तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन है सर रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, तो जो विभाजन रेखा है वो धार्मिक आधार पर ही खींची गई या आज भी जो भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो अगली जो कथन या तथ्य है हमारे सामने वो है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने जब देखा कि जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए तो उसमें जो अधिकांश सदस्य थे वो कांग्रेस से ही जीत के आगे। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो कांग्रेस से लगभग 208 सदस्य जीते थे लेकिन मुस्लिम लीग है वो सिर्फ 73 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो मुस्लिम लोगों के मन में ये हुआ कहीं ना कहीं कि हम हैं वो अल्पमत में आ रहे हैं और यहाँ तो जो हिंदू जो है समाज है उन्हीं के लोगों का दबदबा है वो रहने वाला है। तो उन्होंने उसे तो 16 अगस्त 1946 को उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान मनाने के लिए उन्होंने जो संविधान सभा है वहाँ से उन्होंने कट आउट कर दिया था, उसमें भाग नहीं लिया। इसके अलावा जब दो देश अलग अलग बन गए और अब उन देशों का जो संविधान है या उन देशों का जो शासन है वो किस तरह से चलेगा ये भी उस समय हमारे देश के लिए समस्या थी। तो एक और अधिनियम लाया गया जिसको हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि देश आज़ाद हो गया और दो अलग अलग स्टेट बन गए और लेकिन संविधान है वो न तो भारत के लिए बना हुआ था न पाकिस्तान के लिए वो बना हुआ था। लेकिन जो संविधान निर्माण के अंदर हो सकता है 2 साल लग जाए 3 साल लग जाए या जितना भी जो टाइम लगे, तो उस टाइम के लिए जो शासन है वो किस तरह से संचालित होगा तो वो जो भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसके माध्यम से बताया गया कि इसके अंदर कहा गया और इसकी जो भारत और पाकिस्तान है वो 2 डोमिनियन स्टेट होंगे और जो वायसराय था और जो भारत मंत्री था उस समय एक भारत मंत्री का जो पद हुआ करता था उन दोनों पद को इन्होंने समाप्त कर दिया और वायसराय की जगह जो गवर्नर जनरल का पद है वो नया पद है वो सर्जित कर दिया गया और उसके लिए जो सी राजगोपालाचारी है वो गवर्नर जनरल बने थे स्वतंत्र भारत के प्रथम। और इसी तरह से जो गवर्नर जनरल है उनकी नियुक्ति उसी समय ब्रिटिश जो क्राउन थे उसी के द्वारा की गई थी और इसी अधिनियम है ये अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। और इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम की एक दो बातें और देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये भी कहा गया कि जब तक जो संविधान है दोनों देशों के लिए संविधान नहीं बन जाता तब तक जो शासन है वो जो 1935 का अधिनियम था उसी अधिनियम के तहत ही संचालित होगा और जब नया संविधान बन जाएगा या जो लागू होगा तब ये जो अधिनियम है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह से आगे आगे कुछ और है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कुल सदस्य थे संविधान सभा में वो 389 थे और ब्रिटिश प्रांतों में 292 थे और देसी रियासतों में 93 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्य का जो निर्धारित किया गया था कैबिनेट में, ये फैक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम ही अभी पढ़ कर आए हैं उनका भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा और देख लेते हैं। तो जो संविधान सभा के चुनाव थे जो जुलाई और अगस्त 1946 में हुए और इसके अलावा जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कब हुई
तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसी दिन जो सच्चिदानंद सिन्हा है उन्हें अस्थायी जो अध्यक्ष है उस वो बनाया गया वरिष्ठता के आधार पर। और जो फ्रैंक जे एंथोनी है उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया। तो जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन या बैठक है वो 9 दिसंबर से शुरू हुआ और 10, 11, 12 और लगभग ये 13 दिसंबर तक चला था। तो इसके अंदर जब इनको अस्थायी बना दिया गया और उसके बाद में जब 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भी पूछा जाता है, प्रथम बैठक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष जो सत्येंद्रानंद सिन्हा है और फ्रैंक जे एंथोनी है इन्हें बनाया गया था। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए जिसमें हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे और एक वीटी कृष्णमाचारी थे। अब उपाध्यक्ष 2 इसलिए थे, ये एच.सी. मुखर्जी थे, ये ब्रिटिश जो प्रांत थे वहाँ से थे, और वीटी जो कृष्णमाचारी थे इनको देसी रियासतों से लिया गया था और ये हमारे जयपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस समय जयपुर रियासत के द्वारा वीटी कृष्णमाचारी को जो मनोनीत किया गया था संविधान सभा के लिए। और एक और मैं बात बता देती हूँ इम्पोर्टेंट, जो अभी नाम पढ़ा था हमने फ्रैंक जे एंथोनी। तो फ्रैंक जे एंथोनी है, ये लगभग लोकसभा में लगभग 8 बार इनको मनोनीत किया गया एंग्लो इंडियन के रूप में। ये हमारे संविधान सभा के मेंबर भी रहे थे और लगभग 8 बार ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो वो भी इनको लगभग 8 बार इनको मनोनीत किए। तो ये लोकसभा के जो सांसद है वो बहुत लंबे समय तक रहे हैं, ये भी हमारे मतलब जानकारी में होना चाहिए। इसके अलावा अब देखो 9 दिसंबर को पहली बैठक होगी और 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव और 11 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनका चुनाव हो गया। उसके बाद में जो 13 दिसंबर को अगली बैठक हुई तो उस दिन जो उद्देश्य प्रस्ताव था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके प्रस्तावना का रूप लेते हैं या इसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पारित किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और अब जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पारित कब हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 को जब रखा गया तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो सभी मेंबर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था और उसे पारित करने ही वाले थे। तभी जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे उन्होंने एक बार पारित करने से उन्हें रोक दिया था कि अगर हमने अभी पारित कर देंगे तो हो सकता है मुस्लिम लीग इसके बाद में इसमें आए ना, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम लीग थी वो भाग नहीं ले रही थी और सारे लोग थे वो मुस्लिम लीग के जो नेता थे उनको मनाने में थे कि हो सकता है वो आए और संविधान निर्माण में भाग ले। और वो उस समय एक अलग राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे मुस्लिम लीग। तो फिर इनका जो 22 जनवरी तक मुस्लिम लीग का इंतज़ार किया गया, लेकिन तब उन्होंने साफ क्लियर कर दिया भी वो नहीं आएंगे। तब 22 जनवरी 1947 को है वो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है। तो ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट तारीख, एक 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। इसी क्रम में जो संविधान निर्माण था उसमें आगे बढ़ते हुए एक प्रारूप समिति का जो गठन किया गया। संविधान का जो प्रारूप है वो किस तरह का होगा, तो इस समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इनका अध्यक्ष बनाया गया और इनको अध्यक्ष 30 अगस्त 1947 को बनाया गया। इनकी जो पहली बैठक होती है उसी दिन जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उसके लिए निर्वाचित किया गया था, निर्विरोध इनका निर्वाचन हुआ था। और कई बार हमें इस प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे ये हमें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पर्सन है वो पॉलिटी बहुत ज़्यादा लेवल तक लेके जा रहे हैं। तो हमें हर तरह से अपने आप को तैयार करना है कि कोई भी पर्सन है वो हमारा गलत न हो। तो इसके अंदर एक मेंबर थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये सदस्य थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर ये इसके मेंबर थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी मेंबर थे और डॉक्टर के.एम. मुंशी ये एकमात्र कांग्रेस जी जो सदस्य थे प्रारूप समिति में वो मुंशी ही थे ये। और इसके अलावा जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला है ये मेंबर थे और ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन. राघवा माधव राव, इन्हें पहले नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन जो बी.एल. मित्र है उनका जो स्वास्थ्य
पहले जो प्रारूप समिति के अंदर सदस्य थे वो थे BL मित्तर, और इन्होंने जो खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद में N माधव राव को इनकी जगह प्रारूप समिति के अंदर लिया गया। इसके अलावा TT कृष्णमाचारी, और इन्होंने जो पहले प्रारूप समिति में एक सदस्य थे DP खेतान, और इनकी जो मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में कृष्णमाचारी है इन्हें नियुक्त किया जाता है इनकी जगह पर। तो लगभग प्रारूप समिति में ये 7 सदस्य थे, और 2 ये नए आए BL मित्तर के इस्तीफे के बाद, और DP खेतान के मृत्यु के बाद में ये 2 सदस्य और बने। तो हमें लगभग इन सभी के नाम हैं वो याद रखने चाहिए, और लगभग इनके नाम अगर देखोगे तो जो भगवान श्री कृष्ण है उनके नाम से मिलते जुलते हैं। तो मैंने तो वैसे ही याद किया, इसमें गोपाल स्वामी, इसमें कृष्ण है, और कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, तो इसमें भी कन्हैया है, और एक मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग थे तो वो वैसे ही हमें याद हो जाते। इसके लिए माधव और कृष्णमाचारी, तो ये सारे नाम हैं वो एक ही जैसे हैं, तो ये बहुत ईजी से याद हो जाएंगे आपको। इसके अलावा जो अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि भारतीय जो संविधान है उसको अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन जो तृतीय वाचन है वो पूर्ण हो जाता है, और इसी दिन जो संविधान इसको अंगीकृत कर लिया जाता है, और लगभग जो 16 अनुच्छेद होते हैं वो इसी दिन लागू हो जाते हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1984 को होती है, और इस दिन लगभग 284 सदस्यों ने जो संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। कई सदस्य उस दिन ऐसे भी थे जो सभा में उपस्थित तो थे लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन जो 284 लोगों के हस्ताक्षर है वो मूल प्रति के ऊपर आज हमें मिलते हैं। तो यही आंकड़ा है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान के ऊपर जो हस्ताक्षर किए। और इसके अलावा जो नंदलाल बोस थे उन्होंने जो संविधान था उसके ऊपर जो चित्रकारिता वगैरह है वो जो चित्र है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया जाता था। और एक कुछ और अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो अंतिम वाचन है वो हुआ, और इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हो गए। उसमें से अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 अनुच्छेद थे वो नागरिकता से संबंधित थे। ये सारे प्रावधान है उसी दिन लागू हो गए थे। और अनुच्छेद 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था। और जैसा हमें पता है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनका जो निर्वाचन है वो हुआ था। 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित था। 379 और इसी के अंदर जो अंतरिम जो संसद थी कि जब तक जो नई संसद है निर्वाचन के बाद में गठित नहीं हो जाती तब तक जो देश का शासन है वो कौन चलाए गए थे। जो संविधान सभा थी वही संसद के रूप में भी काम करती थी, और वही लोग संविधान सभा के रूप में काम करते थे। तो इसमें जो अंतरिम संसद जो तदर्थ संसद थी उनका उल्लेख था। और 366-67 में इनमें जो आकस्मिक निधि और जो सिंचित निधि है उनका है। और इसी तरह से जो अनुच्छेद है 393, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लिया जा सकता है आगे भी परीक्षा में कि जो भारत का संविधान है उसके लिए जो क्या टाइटल है वो रखा गया है। तो इसका जो टाइटल है वो है भारत का संविधान, और ये कहाँ है तो ये अनुच्छेद 393 के अंदर है। और ये कितने अनुच्छेद लागू होंगे इनका जो उल्लेख है वो 394 में है। और 394 में ये भी लिखा गया है कि ये जो 16 जो अनुच्छेद है वो आज लागू हो रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है तो ये 394 में लिखी गई है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और हमारे पास महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं संविधान निर्माण से संबंधित। तो संविधान सभा के अंदर जो प्रवक्ता थे तो प्रवक्ता का जो कार्य है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। और संविधान सभा के अंदर प्रवक्ता कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी याद होना चाहिए। इसके अलावा जो संविधान निर्माण को लेकर जब बात चल रही थी तो उसी समय BN राव, तो डॉक्टर BN राव इन्हें
संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और ये बी.एन. राव थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये हमें याद रखना है, लेकिन ये संवैधानिक सलाहकार जरूर थे। और यही बी.एन. राव है जो यूएनओ के अंदर जो सीरस जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग के अंदर, उसके भी न्यायाधीश पद पर ये रही हुई हैं और ये बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसके अलावा जो संविधान सभा के जो सचिव थे वो एच.बी.आर. अयंगर थे। एच.बी.आर. अयंगर थे। ये विधान नहीं लिखा हुआ है, ये संविधान है। संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो वो एच.बी.आर. अयंगर थे और अयंगर ही उसी समय निर्वाचन अधिकारी की जो भूमिका है वो निभाई थी। प्रमुख पीठासीन थे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे पहली बार। और इसी संविधान सभा से जो एक और महत्वपूर्ण हमारे सामने फैक्ट है कि जो लगभग इसके अंदर 15 महिलाओं ने भी संविधान निर्माण में भाग लिया था। उस समय भी देखो महिला शक्ति थी, वो पीछे नहीं थी। तो 15 महिला सदस्यों में, और इनमें कुछ जो मुख्य मुख्य महिलाएं थी जिनका जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनमें एक तो एनी मस्करेनी है और ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। ये कोच्चि जो त्रावणकोर है वहां से इनको मनोनीत किया गया था। तो ये पिछले फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था कि एनी देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व है वो किस महिला के द्वारा किया गया, तो एनी मस्करेनी। और एक और है दक्षिणायनी वेलायुधन, और ये एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी और इसका भी हमें याद रखना है। और एक जो मुस्लिम लीग से जीत कर आई थी महिला, वो है मुस्लिम लीग से जीती थी और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अयाज रसूल। तो हमें कम से कम इन तीनों महिलाओं के तो नाम है वो हमें याद ही रखना चाहिए। और इसके बाद में जो अगला हमारा जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं जो 15 महिलाएं हैं उनके जो नाम हैं वो मैं आपको बता दूंगी। और भी जो जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान निर्माण से संबंधित जो चीज़ें बची हुई है वो बता दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखना, और एक भी आपका जो फैक्ट है वो छूटने वाला नहीं है। और यहाँ से प्रश्न है वो सीधे के सीधे बनते हैं। थैंक यू।